Hello, dear students. I hope you liked the previous lectures. Hello, dear students. I hope you liked the previous lecture in which we had a small quiz. We are going to have the same quiz today also. But before that, let's discuss some more new accounting terminologies. And we will start today with expenditure. So, what is expenditure? According to you, एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब मैं स्टूडेंट से जनरली पूछती हूँ तो वो कहते हैं समथिंग फॉर विच वी पे। हम किसी भी चीज के लिए अगर पैसा दे रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर होता है, राइट? अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे तो एक्सपेंडिचर आपके लिए क्या होगा? इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो बिजनेस मींस मनी स्पेंट, मतलब यहाँ पर हो रहा है हमारा खर्च बाय बिजनेस फॉर एनी कंसीडरेशन। यहाँ पर कंसीडरेशन का मतलब होता है टू गेट समथिंग इन एक्सचेंज, टू गेट समथिंग इन एक्सचेंज, राइट? Consideration for any consideration received by the business is called expenditure. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? We are doing a simple exchange. किस चीज का exchange? हम लोग यहाँ पर कैश पे कर रहे हैं और बदले में हमें कुछ कंसीडरेशन मिल रहा है. Now this consideration can be anything. It can be goods or services. Let's see some examples of expenditures. The first example is paid salary. Here we took services and paid cash. Next is paid insurance premium. तो यहाँ पर consideration क्या है? We shifted the risk. तो ये जो है ये एक सर्विस है, मतलब हम अपनी रिस्क किसी और पर डाल रहे हैं और बदले में हम उसे कैश पे कर रहे हैं. नेक्स्ट वी परचेज्ड गुड्स. तो सिंपल है, हम यहाँ पर गुड्स ले रहे हैं और बदले में हम उसे पे कर रहे हैं. नेक्स्ट पेड रेंट. तो हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और बदले में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग जो बिल्डिंग है, जो शॉप है या जो वेयर हाउस है, जिसका भी हम रेंट पे कर रहे हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हैं एक्सपेंडिचर के. लेकिन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं. तो लेट्स सी एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं. तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, second one is revenue expenditure, and third one is deferred revenue expenditure. Of course फर्स्ट टाइम सुनने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बाय द टाइम आप लोग बहुत इजीली इन तीनों को बाइफरकेट कर पाएंगे. तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल, यहाँ पर वर्ड आया है कैपिटल, राइट? सो कैपिटल जो शब्द है वो बताता है कि एक्सपेंस जो किया गया है वो बहुत ह्यूज अमाउंट का है ना. कैपिटल भारी भरकम वर्ड है. कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं. इट इज एन एक्सपेंडिचर टू बाय फिक्स्ड एसेट्स. अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? तो फिक्स्ड एसेट किसको कहते हैं? एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पर हमारा हक बनता हो. और फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स. और लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो हमारे बिजनेस में चलती है मोर देन अ ईयर, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, राइट? सेकेंड पॉइंट कहता है इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज मोर देन 1 ईयर. दिस इज नॉन रेकरिंग इन नेचर. हम फिक्स्ड एसेट उस चीज को कहेंगे जिसको हम हमारे रेगुलर बिजनेस में परचेस नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक कार मैंने परचेस की, सो इट विल बी अ फिक्स्ड एसेट फॉर मी, ओके. लेकिन
अगर मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी हूं या फिर मैं एक ऑटोमोबाइल ट्रेडर हूं, ऑटोमोबाइल में ट्रेड करती हूँ, मैंने अगर कार परचेज की, सो नाउ दिस इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट फॉर मी, दिस विल बी गुड्स। ओके, तो यहाँ पर हम हमारे नॉर्मल बिजनेस में, रेगुलर बिजनेस में जो चीज परचेज नहीं करते हैं, हम जिसकी परचेज कर रहे हैं दैट इज नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वर्ड का मतलब होता है रीअकर, बार बार होना। जो हमारे बिजनेस में बार बार नहीं होती है उसे हम कहते हैं नॉन रेकरिंग। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको प्रॉपर समझ में आया है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ लैंड। ठीक, तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल अगेन फिट बैठता है कि अगर कोई फर्नीचर का वेंडर है तो उसके लिए फर्नीचर जो होगा वो गुड्स होगा। लेकिन अगर मैं कोई ग्रोसरी शॉप चलाती हूँ और मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो मेरे लिए वो होगी एसेट। और एसेट भी कौन सी एसेट होगी? फिक्स्ड एसेट। ओके, तो जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑपोजिट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस का रेगुलर रेवेन्यू जनरेट करता है, उस एक्सपेंस को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। तो यहाँ पर देखिए, ये एक्सपेंस जो होता है इट इज ए शॉर्ट टर्म एक्सपेंस जनरली फॉर 1 ईयर, जो एक साल में ही जिसका हम बेनिफिट ले लेते हैं उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, सो शॉर्ट टर्म है मतलब कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, वाइसे वर्सा हो गया ये तो। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? तो जब हम बात करते हैं कि हमने एक मशीनरी परचेज की, तो पहले हम बनाते थे 1000 यूनिट्स। जब हमने ये मशीन परचेज की तो अब हम बना सकते हैं 2000 यूनिट्स। तो ये जो है, इससे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली सेल भी इंक्रीज होगी। और अगर सेल इंक्रीज होगी इसका मतलब हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अब हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है, तो जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर हमारे रेगुलर बिजनेस में हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं या हम कोई रेंट पे कर रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे प्रॉफिट को स्टेबल रखने में काम करती है, लेकिन ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करती। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर विच कीप आवर रेवेन्यू रेगुलर, बट दे डू नॉट हेल्प इन अर्निंग, but they do not help in increasing the earning capacity, right? And last point is, these are normal day to day operating expenses of business. मतलब ये बिजनेस के कैसे हैं? डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब वो एक्सपेंस जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, आप सैलरी पे करते हो तो उससे आपका बिजनेस रेगुलरली नॉर्मली चल पाता है। अगर आप सैलरी नहीं पे करोगे तो आपके यहाँ जो बंदे काम कर रहे हैं वो छोड़कर चले जाएंगे, तो इन दैट केस आपका बिजनेस ऑपरेट हो पाएगा क्या? नॉर्मली नहीं हो पाएगा। तो सैलरी हुआ, रेंट हुआ, अगर आप रेंट नहीं दोगे तो क्या आपको शॉप पे बैठने दिया जाएगा? नहीं, भगा देंगे आपको। ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, अगर आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो आपका सेल कराने के लिए, तो ये भी क्या होगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। देखिए, यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ही दिए हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, एटसेट्रा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है टू पोस्टपोन। यहाँ पर डेफर्ड वर्ड का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन, मतलब क्या? आगे बढ़ाना। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने किए तो होते हैं एक साल में, जैसे मैंने किया आज कोई एक्सपेंसेस, आई डिड सम एक्सपेंसेस टुडे, बट ये एक्सपेंसेस जो है मुझे बेनिफिट देंगे फॉर 3 इयर्स।
Such expense are called as deferred revenue expenses, right? यहाँ देखिए, these gives long term benefit that is for more than 1 year, लेकिन इसमें कोई एसेट फॉर्म नहीं होती है, राइट? जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें हमको एक असेट फॉर्म होती है। असेट मतलब ऐसी कोई चीज होती है जिसको कि हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, इट हैव अ मार्केट वैल्यू। लेकिन ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है, असेट भी जो होती है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होती है, राइट? लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, इसमें कोई असेट क्रिएट नहीं होती है। हालांकि होता ये भी है फॉर मोर देन 1 ईयर, लेकिन यहाँ कोई असेट क्रिएट नहीं होती, इट इज अ प्योर एक्सपेंस। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हुआ एडवर्टीजमेंट। तो हम कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट अगर हम चला रहे हैं स्क्रीन पर फॉर 3 इयर्स, देखिए कई सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। लक्स का आप ले लीजिए, लक्स का एडवर्टीजमेंट वो बहुत साल तक, मतलब कम से कम 3 to 5 years दे यूज द सेम एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा निरमा, निरमा अगर आप लोगों ने देखा हो, तो इट इज एन एडवर्टीजमेंट जो कि मुझे लगता है मोर देन 10 years चला होगा। हमने हमारा पूरा बचपन ये देखा है, और अभी उन्होंने रिसेंटली चेंज किया था। ये कुछ एडवर्टीजमेंट है जो कि 1 से ज्यादा साल के लिए चलते हैं, राइट? तो यहाँ कोई एसेट नहीं खड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि आपने एडवर्टीजमेंट बनाया आप जाके किसी को सेल कर सकते हो, लेकिन आपको अगर वो बहुत साल तक प्रॉफिट दे रहा है, तो इन दैट केस उसे हम कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? 3 टाइप के एक्सपेंडिचर हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Capital expenditure is the expenditure where asset is created and it is more than for 1 year. It is non-recurring in nature. हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो दैट एक्सपेंडिचर इज फॉर 1 year, विद इन 1 year हमको जो बेनिफिट्स दे रहा हो, ऐसा एक्सपेंस इट इज रेकरिंग इन नेचर, इट हेल्प्स टू ऑपरेट द रेगुलर बिजनेस। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखा दैट is also for more than 1 year, but that do not create any asset. It is also non-recurring in nature. अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, और वो है डिस्काउंट। ठीक? तो डिस्काउंट जो होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसके लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल ले लेती हूँ, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने कहा कि मुझे 50 पेन चाहिए। तो शॉपकीपर ने आपको कहा कि वैसे तो ये पेन मार्केट में बिकते हैं 500 रुपीज में, पर क्योंकि आप मुझसे बल्क में परचेज कर रहे हो, तो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज। ओके, तो बताइए आपको ये पेन कितने को पड़ा? 450 रुपीज। मतलब शॉपकीपर ने जो आपकी एमआरपी थी उसके ऊपर आपको क्या दिया? डिस्काउंट। तो ये एमआरपी पे जो आपको डिस्काउंट मिला, इस डिस्काउंट को आप कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अब क्या हुआ, आपने उससे कहा, शॉपकीपर से, शॉपकीपर ने कहा दीजिए मुझे 450 रुपीज। आपने कहा मेरे पास फिलहाल 450 रुपीज नहीं है, मैं जो ये 450 रुपीज जो है ये आपको दूंगी नेक्स्ट मंथ। शॉपकीपर कहा ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब शॉपकीपर जैसे आपको उसने कहा ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग उससे लेकर के जाते होंगे, राइट? तो उसके पास भी तो कैश की कमी होती होगी ना। और जैसे आपको शॉपकीपर को पेमेंट करना है, तो शॉपकीपर भी किसी और को पेमेंट करेगा, राइट? तो वो क्या सोचता है कि ये 450 रुपीज अगर मेरे पास थोड़ा जल्दी आ जाए, तो मैं अपने ड्यू क्लियर कर सकता हूँ, राइट? तो इसके लिए शॉपकीपर ने आपको एक लालच दिया, जिससे कि आप नेक्स्ट मंथ पेमेंट करने की बजाय जल्दी पेमेंट करें। शॉपकीपर ने आपसे कहा कि अगर आप मुझे नेक्स्ट मंथ के बजाय 10 डेज में पेमेंट करते हो, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा।
ओके, तो अब हम भी समझदार हैं, हमने कहा वाओ, हमको पूरा 45 रुपीज कम पे करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 45 रुपीज कम पे करने के लिए हम 10 डेज पहले ही कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर एक डिस्काउंट और हो गया, राइट। ये जो डिस्काउंट हुआ, इसके बाद अब आपको कितना पे करना पड़ेगा बोलो? 405 रुपीज पे करने होंगे। तो ये जो हो गया है ये आपका हो जाएगा नेट कैश पेमेंट, राइट। और ये जो 450 रुपीज पे आपको यहाँ डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन पेमेंट, या मैं कहूँ ऑन अर्ली पेमेंट, राइट। तो ये कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा? ये हो जाएगा कैश डिस्काउंट। तो अब हम इस चीज को थियोरेटिकली समझते हैं, तो आप लोगों को ये बराबर दिमाग में फिट बैठेगी। सबसे पहला है अलाउंस एट द टाइम ऑफ परचेज। देखिए परचेज के टाइम पर हमें तुरंत ही उन्होंने डिस्काउंट दिया कि आप भाई बल्क में परचेज कर रहे हो तो हम आपको 50 रुपीज डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक। और दूसरा है दिस डिस्काउंट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस और एमआरपी। तो यहाँ पर देखो एमआरपी, ठीक है, एमआरपी को ही लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, मतलब जो प्राइस प्रोडक्ट पे लिस्ट की हुई है, ठीक। और कैटलॉग प्राइस, तो कैटलॉग प्राइस इज ऑल्सो सेम, किसी चीज का कैटलॉग है और उसके ऊपर अगर प्राइस लिखी तो कैटलॉग प्राइस। तो इन ऑल ये बात हुई कि हमें जो परचेज प्राइस है उस पर तुरंत जो डिस्काउंट मिल रहा है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है? अकाउंटिंग करना है। और यहाँ क्या लिखा है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। ओके, अब पढ़ते हैं हम कैश डिस्काउंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज दैट अमाउंट विच इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो यहाँ देखिए आपने अर्ली पेमेंट किया तो आपको मिला, अगर आप नेक्स्ट मंथ ही पेमेंट करते तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलता, राइट। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको जो डिस्काउंट मिला दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। गिवन टू स्टिमुलेट अर्ली पेमेंट, तो जो बात मैं आपको कह रही थी, जल्दी पेमेंट देने के लिए वो हमें क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगेन ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, दैट वी डू नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स बट वी रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसके लिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि हम लोगों का जो टॉपिक है वो एकदम पक्का हो जाए, दिमाग में फिट बैठ जाए। तो ये एग्जांपल है, हमने एक वॉच परचेज की जिसका एमआरपी 1000 रुपीज है। इस वॉच पे हमने डिस्काउंट मिला है हमें 100 रुपीज का। तो मुझे एक्चुअली ये कितने में पड़ी? 900 रुपीज में। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये वॉच कितने की है तो मैं उसको बोलूंगी 900 रुपीज, ना कि 1000, बिकॉज मुझे ये कितने में पड़ी? 900। उसने तुरंत, शॉपकीपर ने मुझे बोला कि हाँ इस पे लिखा हुआ तो 1000 है लेकिन मैं आपको 900 में दे दूंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा शॉपकीपर को कि भाई 900 रुपीज अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, आपको पेमेंट जो है 1 मंथ के बाद करूंगी। तो शॉपकीपर ने मुझे कहा अगर आप मुझे इमीडिएट पेमेंट करते हो तो मैं आपको 150 रुपीज का एक कैश डिस्काउंट दूंगा। तो मैंने इमीडिएट पेमेंट किया और मुझे नेट कैश कितना पे करना पड़ा? सिर्फ 750 रुपीज, ठीक। तो जस्ट टू रिमाइंड दीज 2 पॉइंट, मैं ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगी और कैश डिस्काउंट जो है इसे मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी, ठीक। एक बात और, हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों चीजें दी है तो हमेशा आप पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसके ऊपर ही हम जो है कैश डिस्काउंट चार्ज करते हैं। तो ये टॉपिक मेरी तरफ से बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल गिव अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक हमारा सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब घुलने वाला नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर सॉल्वेंट से क्या मतलब है? सॉल्वेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसके असेट्स उसकी लाइबिलिटीज से ज्यादा हो। असेट्स आर मोर एंड लाइबिलिटीज आर लेस। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखने जा रहे हैं वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सॉल्वेंट का मतलब कि सॉल्वेबल नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो मिक्स हो जाता है उसको सॉल्वेंट नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसकी एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज से ज्यादा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, if you took a loan from your friend of rupees 10,000 rupees and he comes to you and he says कि भाई पैसे कब लौटाओगे? तुमने कहा कैश नहीं है लेकिन मैं पैसा लौटा दूंगा। तो वो कहेगा क्या गारंटी है पैसा लौटा दोगे? चिंता क्यों करते हो? हमने कहा आई हैव अ बाइक एंड द प्राइस ऑफ बाइक इज 80,000 रुपीज। तो अगर मैं तुमको ये 10,000 नहीं चुका पाया तो तुम मेरी बाइक बेच करके 10,000 ले सकते हो और उसके बावजूद भी 70,000 मेरे पास बाकी बचेंगे, राइट? तो हियर यू हैव assets more than liability. Liability is any amount which is payable to someone is called as liability. Okay, नेक्स्ट आ जाता है assets liabilities दोनों अगर सेम होगी, मतलब कि जितनी एसेट्स है उतनी ही लाइबिलिटी है। तुम बोलते हो कि चलो बाइक तो 10,000 में नहीं होती है, तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तुमने लोन लिया 10,000 रुपीज और तुम कहते हो मेरे पास वॉच है, ये वॉच 10,000 रुपीज की है। तो वो बोलते हैं ठीक है, चलो अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वॉच उसने तुम्हारी रख ली, तो तुम्हारे पास जितनी एसेट्स थी उतनी लाइबिलिटीज हैं। तो भाई लोन तुम्हारा पे ऑफ हो गया, तो यू आर नॉट इंसॉल्वेंट, आप इंसॉल्वेंट नहीं हो। आप क्या हो? सॉल्वेंट हो, मतलब कि आप किसी को भी अमाउंट पे करने की क्षमता रखते हो। इसका ही एक और हम लोग देखेंगे कि इसको भी मैं ऐसा कहूंगी कि वही केपेबल ऑफ रीपेमेंट्स हो जाएगा, राइट? अब इंसॉल्वेंट की हम बात करते हैं, तो इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं दिवालिया। दिवाली नहीं, दिवालिया, ठीक है? और इंग्लिश में भी इसको बैंकरप्ट, ठीक? बैंकरप्ट मतलब कुछ पेमेंट करने को नहीं बचा। तो ये ऑपोजिट होगा व्हेन एसेट्स इज आर लेस एंड लाइबिलिटीज आर मोर। मान लीजिए किसी पर्सन ने 50 लाख रुपीस का जो है लोन ले रखा है। हमने उसका जो है घर है, उसके पास कार है, ये दो चीजें उसके पास क्या है? एसेट्स हैं। ये एसेट्स हमने मार्केट में सेल की तो भी हमको 45 लाख रुपीस ही मिल रहे हैं। तो ये जो 45 लाख रुपीस हमको मिले, ये मिलने के बाद में हम क्या ये लोन पे कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो यहाँ देखिए वी हैव लाइबिलिटीज मोर एंड एसेट्स लेस। तो so when liabilities are more than assets, then the person is called insolvent. Okay, so ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद कल की तरह एज यूजुअली हम लोग एक क्विज खेलने वाले हैं, जिसमें आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो बी रेडी फॉर द क्विज एंड you have to write your answers in comment section, and at the end of the quiz you have to tell me that how much marks you got. So let's start with the question number 1. So this is question number 1 and you have to answer in comment section. Paid salary rupees 5,000 and you have to tell me which kind of expenditure it is, and your time starts now. Very nice. Okay. Quick responses. Please be quick. And the answer is revenue expenditure. Why so? Because salary is recurring expense, right? It reoccurs and it helps in operations of the organization. Second question is in front of you. Purchase of goods worth rupees 20,000 and received a trade discount of 1,000.
Purchase will be recorded at. What will be the amount for which purchase will be recorded? Your time starts now. Okay, think wisely. You already know what you have to do. Good, I'm getting the answers. And the answer is 19,000 rupees. See, trade discount is not recorded in the books of account. That doesn't mean that you do not reduce it from the amount. So purchase will be recorded as 20,000 minus 1,000 on 19,000 rupees. And next question for you is here. You have to tell me the type of expenditure. Be quick. Very nice. Good responses. And answer is deferred revenue expenditure, because preliminary expense is an expense which gives benefit for long term. On the same time, there is no asset generated for that. Okay, so next question in front of you is right here. Sold goods of rupees 10,000 on 10% trade discount and 5% cash discount. What is the amount of cash discount? Okay, your time starts now. Okay, few students look confused here. And the answer is 450 rupees. Okay, so you had to tell me the amount of cash discount and not trade discount. Neither you have to tell me the amount of net cash received. Okay, so if we have sold goods for rupees 10,000, we provided a trade discount of 10%, that is 1,000 rupees, and our net sales is for 9,000 rupees. Now from this 9,000, we have to reduce the amount of cash discount 5%, and 5% of 9,000 is 550 rupees. So 550 will be the correct answer for cash discount. And next question in front of you is here. Purchased furniture. You have to tell me what type of expenditure it is. Very good. Okay. Of course, this is a capital expenditure because it is a long-term expense. And second thing, it generates an asset, right? You can sell furniture in the market. And last question for today's quiz is, our business owe rupees 15,000 from Mr. Ritesh, but Mr. Ritesh is unable to pay this amount in future to us. Mr. Ritesh has become dash, and this rupees 15,000 will be considered as dash. Keep in mind that you have to select the options which are in our terminology only, and your time starts now. Okay, very nice. And here we reveal the answer. Insolvent and bad debt, right?
Mr. Ritesh has become insolvent, and therefore therefore this amount 15,000 will be considered as bad debt. Thank you so much for watching this video and appreciating me for making such more videos. And of course, like, share, subscribe my videos and press the bell icon so that you can know about the next video as soon as I upload it. Thank you so much.